नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं? तो वह पूछ रहा है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव है वह संसद के कौन से सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन में या केवल लोकसभा में। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे वह राज्यसभा हो, जिसे उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। ठीक है, तो उसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु इसमें क्या है, जिस भी सदन में वो प्रस्तुत किया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर करके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस भेजना होगा। तब उसके बाद की प्रक्रिया, उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित होके जब वो दूसरे सदन में जाएगा, यदि वहाँ पे भी 2/3 बहुमत से वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यह है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रक्रिया। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। भारत में संसद के दोनों सदनों के बीच पहली संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो जो संसद की जो पहली संयुक्त बैठक थी वह कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मई 1959, मई 1961, जून 1961 या जून 1962। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मई 1961। मई 1961 में मई 1961 में संसद के जो है पहली संयुक्त बैठक हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। मई 1961 में संसद की पहली संयुक्त बैठक थी, और यह किस संबंध में हुई थी? यह हुई थी दहेज उन्मूलन के संबंध में। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, दहेज उन्मूलन के संबंध में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मई 1961 में संसद की पहली संयुक्त बैठक की गई थी, और यह किस संबंध में की गई थी? यह की गई थी दहेज उन्मूलन के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट द्वारा रिट जारी करने के संबंध में बात की गई है? तो वह पूछ रहा है कि जो हाईकोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उसके बारे में बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 231। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 226। ठीक है, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है उस संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 32 क्या बताता है? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, 2 या अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा अनुच्छेद 226, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने के संबंध में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के कर्तव्य के बारे में बताया गया? तो वह बोल रहा है कि जो संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे और इसका प्रसार करे, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 351 या अनुच्छेद 365। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में संघ के कर्तव्य के बारे में बात की गई है कि वह हिंदी जो हमारी राजभाषा है, जो हिंदी हमारी राजभाषा है, इसका विकास करे और इसके प्रसार करे। तो इस कर्तव्य के बारे में अनुच्छेद 351 में बात की गई है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीति निदेशक तत्वों को जारी करना किसका कर्तव्य है? तो नीति निदेशक तत्व जिन्हें बोलते हैं डीपीएसपी, और इसका बारे में जो बात की गई है वो संविधान के भाग 4 में की गई है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। तो वह पूछ रहा है कि जो नीति निदेशक तत्व हैं इसको जारी करना किसका कर्तव्य है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या राज्य सरकार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सरकार। ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह नीति निदेशक तत्वों को लागू करे। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ये राज्य सरकार का काम है। और डीपीएसपी को संविधान के भाग 4 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो जो धन विधेयक है वो संसद के कौन से सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन में या क और ख दोनों में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लोकसभा में। जो धन विधेयक होगा उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो होगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक के बारे में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा। धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है तो भारत के कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान के नागौर जिले में अक्टूबर 1959 में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान है। राजस्थान में शुरुआत की गई थी, राजस्थान का नागौर जिला, और कब की गई थी? अक्टूबर 1959 में। ठीक है, इस डेट को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसका गठन कब हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जून 1948 न्यायमूर्ति एस के धर साहब, दिसंबर 1948 वल्लभ भाई पटेल, दिसंबर 1953 फजल अली, अप्रैल 1955 एच.एन. कुंजरू। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिसंबर 1953। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका गठन हुआ था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है दिसंबर 1953 में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली साहब थे। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। एक तो हो गए इसमें अध्यक्ष फजल अली साहब, और दो अन्य सदस्य भी थे इसके राज्य पुनर्गठन आयोग में। वो थे के.एम. पाणिकर और एच.एन. कुंजरू। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। एच.एन. कुंजरू साहब और के.एम. पाणिकर साहब इसके दो अन्य सदस्य थे और फजल अली साहब इसमें अध्यक्ष थे। ठीक है, फजल अली साहब इसमें अध्यक्ष थे, के.एम. पाणिकर साहब और एच.एन. कुंजरू साहब इसमें दो अन्य सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बात की गई है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 161 या अनुच्छेद 233। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल द्वारा क्षमादान शक्ति के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 161 में। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अनुच्छेद 156 क्या बताता है? अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है।
ठीक है। और अनुच्छेद 233 जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, इन चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान शक्तियों के बारे में बताता है। और जो हमारे राष्ट्रपति की जो समाधान शक्तियों के बारे में है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो उसमें अनुच्छेद 72 में बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों के बारे में बात की गई है और 161 में राज्यपाल की समाधान शक्तियों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संविधान संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 97वां संविधान संशोधन 2011, 89वां संविधान संशोधन 2003, 21वां संविधान संशोधन 2011 या 91वां संविधान संशोधन 2003। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन के तहत जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ था। ठीक है, संवैधानिक स्थिति और संरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, तो सहकारी समितियों से संबंधित जो है वो 97वां संविधान संशोधन 2011 है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? देखिए ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, और इसमें चलो देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015, 21वां संविधान संशोधन 1967, 103वां संविधान संशोधन 2019 या 105वां संविधान संशोधन 2021। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन 2019 ईडब्ल्यूएस के संबंध में बात करता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उन्हें जो है शिक्षा और नौकरी के स्तर पर 10% का आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस के संबंध में बात की गई है। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015, यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि के आदान प्रदान के बारे में बात करता है। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 क्या है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन से? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन क्या बोलता है, जो 2021 में हुआ। 105वां संविधान संशोधन 2021 जो है यह राज्यों को SEBC यानी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की जो सूची है, तो उसे सूची बनाने का जो है शक्ति प्रदान करता है। जो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर जो पिछड़े वर्ग के हैं, इनकी सूची बनाने की शक्ति जो है यह जो है राज्य सरकार को प्रदान करता है। कौन सा संविधान संशोधन? 105वां संविधान संशोधन 2021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए 101वां संविधान संशोधन 2016, 44वां संविधान संशोधन 1978, 104वां संविधान संशोधन 2020 या फिर 52वां संविधान संशोधन 1985। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत जो लोकसभा है और जो राज्य विधानसभा है इसमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सीटों के आरक्षण है इसको जो है 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों के आरक्षण को जो है 10 साल के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के तहत गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा मिला? तो गोवा को जो है भारतीय राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत मिला?
तो जो है इसमें ऑप्शन दिए गए 13वां संविधान संशोधन 1962, 56वां संविधान संशोधन 1987, 31वां संविधान संशोधन 1973 या 22वां संविधान संशोधन 1969। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत जो है गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत जो है गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा मिला और यह जो है भारत का 25वां राज्य बना। इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है, गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना। ठीक है, 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा जो है गोवा को जो है भारतीय राज्य का दर्जा मिला और यह भारत का 25वां राज्य बना। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।